आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया पे आप एक लेख पढ़ते होंगे कि अमेरिका में गेहूं के ऊपर एक रिसर्च हुई है। उसके आधार पे अमेरिका के लोगों ने गेहूं को खाना छोड़ दिया है। वहां से होते हुए आधा यूरोप ने गेहूं को खाना छोड़ दिया है और आप भारतवासी भी गेहूं को खाना छोड़ दें, क्योंकि गेहूं से बीमारियां होती है। गेहूं से शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, हर तरह की बीमारियां होती है। इस लेख में कितनी सच्चाई है? गेहूं अच्छा है या बुरा है? आयुर्वेद की संहिताएं क्या कहती है? किन लोगों को गेहूं खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, किस ऋतु में गेहूं खाना चाहिए, किस ऋतु में गेहूं नहीं खाना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। हमारा प्रयास है ऋषियों का जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, आयुर्वेद की संहिताओं का जो ज्ञान है, वो शुद्ध रूप में आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में कि गेहूं खाना अच्छा है या बुरा है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद की संहिताएं इसके बारे में क्या कहती है। आइए शुरू करते हैं आयुर्वेद की संहिताओं के इसके बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद में गोधूम यानी जो गेहूं है उसका जो संस्कृत में नाम है वो है गोधूम। गेहूं को संस्कृत में गोधूम बोलते हैं। महर्षि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के 6 अध्याय के 15वें श्लोक में और निघंटु ऋषि अपनी भाव प्रकाश में अथ 9वां अध्याय है जिसका नाम है धान्य वर्ग, इसमें गोधूम यानी कि गेहूं के बारे में उसकी प्रॉपर्टी बताते हुए क्या कहते हैं गेहूं के बारे में। अष्टांग हृदय में 6 अध्याय के 15वें श्लोक में पहला जो शब्द आता है गेहूं के बारे में, इसके बारे में ऐसा है कि ये वीर्यवर्धक है, यानी कि ये शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है। तो गेहूं का जो पहला गुण है वो है वीर्यवर्धक। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो इसका गुण है वो है शीत वीर्य, यानी कि ये प्रकृति में ठंडी है, शीतल इसकी प्रकृति है। और आगे इसके बारे में लिखा है पाचन में गुरु, यानी कि ये पचने में भारी है। गेहूं है जो वो पचने में भारी है। अगला पॉइंट है स्निग्ध, ये शरीर में जाके स्निग्धता देती है, यानी चिकनाई बढ़ाने का काम करती है, ड्राइनेस को खत्म करने का काम करती है। आगे इसके बारे में बोला गया है जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला। जीवनीय शक्ति यानी कि हमारे शरीर में जो ओज है उसको बढ़ाने वाला, ओज को आयुर्वेद में जीवनीय शक्ति बोला गया है। तो हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और उसके बाद बनता है ओज। तो जो गेहूं है वो शुक्र को भी बढ़ाने वाली है और जीवनीय शक्ति यानी ओज को भी बढ़ाने वाली है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जीवनीय शक्ति यानी कि आयु को लंबा करने वाला है। इसके बारे में आगे लिखा है कि ये पित्त शामक है, यानी कि ये शरीर में बढ़े हुए पित्त को ठीक करता है, पित्त का शमन करता है। आगे इसके बारे में लिखा है टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला। हमारे शरीर में हर रोज अस्थियां अपने आप ब्रेक होती है, अपने आप जुड़ती है, तो उसको जोड़ने का जो काम करती है वो गेहूं करती है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये रस में मधुर है, यानी आयुर्वेद में जितने भी द्रव्य है, आयुर्वेद में जो 6 रस बताए गए हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, उनमें से इस सृष्टि में कोई भी द्रव्य है तो उनमें कोई ना कोई एक रस प्रधान होता है। तो गेहूं में मधुर रस प्रधान है, उसके कारण इसके अंदर पृथ्वी और जल ये 2 महाभूत है, उसके कारण ये स्निग्ध है और शीतल है। तो इस तरह से ये पित्त को समन करने वाला है। आगे इसके बारे में है ये स्थिरता देने वाला है, ये शरीर को मजबूत बनाने वाला है, दृढ़ता देने वाला है शरीर में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मधुर रस प्रधान है, मधुर रस बलवान है, ये शुक्र धातु को अच्छा करता है, ये ओज को बढ़ाता है। पृथ्वी और आप महाभूत होने के कारण, पृथ्वी और जल महाभूत होने के कारण ये शरीर में ताकत बढ़ाने का काम करता है, शरीर को दृढ़ बनाता है, स्थिरता प्रदान करता है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि ये सर है, सर यानी कि सरकने वाला, जो रुकावट नहीं पैदा करता है, हर चीज को सर्कुलेट करने वाला, उचित समय पे बाहर निकालने वाला।
तो ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में गेहूं के बारे में जो लिखते हैं ये गेहूं की प्रॉपर्टी है। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करें तो भाव प्रकाश में निघंटु ऋषि इसके बारे में क्या बोलते हैं। भाव प्रकाश में इसके बारे में ऐसा लिखा है कि जो गेहूं है ये कफ परदर है, यानी कि कफ को बढ़ाने वाला है, यानी कि शरीर में बल को बढ़ाने वाला है, कफ को बिगाड़ने वाला नहीं है, ये कफ को बढ़ाने वाला है। शरीर में पृथ्वी और जल महाभूत को बढ़ा के चिकनाई को बढ़ाने का काम करता है, कफ को बिगाड़ता नहीं है। आगे इसके बारे में लिखा है बल बढ़ाने वाला। तो जो गेहूं है वो मधुर रस प्रधान है, वो स्निग्ध है, वो ओज को बढ़ाता है, वो शुक्र धातु को बढ़ाता है, तो ये बल बढ़ाने वाला। आगे निघंटु ऋषि इसके बारे में ऐसा लिखते हैं, ये रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाने वाला, यानी कि ऋषि वाग्भट जी लिखते हैं कि ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, ओज धातु को बढ़ाने वाला है। निघंटु ऋषि लिखते हैं कि ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, यानी कि सभी धातुओं को अच्छा करने वाला है, तभी शरीर में स्थिरता आएगी, यानी कि दृढ़ता आएगी। आगे इसके बारे में लिखा ये रुचिकर है, यानी कि ये खाने में अच्छा टेस्ट है इसका, ये अंदर जाके रुचि पैदा करता है। वर्ण को उत्तम बनाता है, यानी कि ये त्वचा को, स्किन को और त्वचा पे जो स्थित ओज है उसको अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बल देने वाले पृथ्वी और जल ये दो महाभूत है। आगे इसके बारे में लिखा है कि ये व्रण यानी घाव को भरने वाला है, ये हड्डियों टूटी हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। हर रोज जो अस्थियां अपने आप ब्रेक होती है जुड़ती है तो ये वो कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में और निघंटु ऋषि अपनी भाव प्रकाश में गेहूं के बारे में क्या कहते हैं। तो आज के समय में जो रिसर्च है, अमेरिका से जो रिसर्च आई है, जो आप लोगों को दिखाई जाती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडियाओं पे, उसके पीछे की क्या सच्चाई है कि वो रिसर्च अमेरिका से लोगों ने गेहूं खाना छोड़ दिया है, वहां से होते हुए लोगों ने यूरोप में गेहूं खाना छोड़ दिया है, अब भारत में भी आप गेहूं खाना छोड़ दो ताकि यहां से बीमारियां हटे। तो आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या लिखा है वो हमने पढ़ लिया है। तो जो अमेरिका में गेहूं के बारे में जो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलता है, एक लेख आता है कि इस डॉक्टर ने रिसर्च की, अब लोगों ने वहां गेहूं खाना छोड़ दिया है, वहां बीमारियां कम हो गई है, तो यहाँ भी गेहूं खाना छोड़े। तो उस रिसर्च के बारे में आप लोगों को बताना चाहें कि अमेरिका में जो गेहूं के ऊपर रिसर्च हुई है वो उनके वहां के जो हाइब्रिड बीज है उनके ऊपर रिसर्च हुई है, ना कि हम भारतीय के जो गेहूं के देसी गेहूं के बीज है उनके ऊपर उनकी रिसर्च नहीं है। उनकी जो अपनी रिसर्च है वो अमेरिका के हाइब्रिड बीजों के ऊपर उनकी रिसर्च हुई है। तो अब बहुत से लोगों का यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि हमारे यहाँ तो देखें 50 साल या 100 साल पहले गेहूं कम होती थी या गेहूं होती ही नहीं थी, उस समय तो चने वगैरह अधिक होते थे, उनको ही खाया जाता था, तो ये गेहूं का जिक्र कहाँ से आ गया। तो आप लोगों को जो रेफरेंस दिया है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम छठा अध्याय का 15वां श्लोक और भाव प्रकाश में अथ 9वां अध्याय जो धान्यक वर्ग है इसमें गेहूं के बारे में ये प्रॉपर्टी इसकी डिटेल में दी गई है। तो आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले भी गेहूं का जिक्र होता रहा है। हमारे यहाँ पे 50-100 साल पहले गेहूं कम खाई जाती थी और मोटे अनाज अधिक खाए जाते थे। उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि गेहूं की फसल को उगाने के लिए पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। गेहूं की एक फसल को पकने तक कम से कम 4 या 5 बार पानी की देने की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है। जबकि हम चने के बारे में देखें तो वो केवल 1 या 2 पानी में ही पक जाता है। तो हमारे यहाँ पे जब से पानी की अच्छी व्यवस्था है तो गेहूं की अच्छी पैदावार बढ़ी है। जब तक पानी नहीं था तो लोग चने आदि का उपयोग करते थे। अगला सवाल है कि गेहूं को किस ऋतु में खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमने गेहूं की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसके जो गुण धर्म हमने पढ़े हैं, उसके आधार पे अगर हम देखें तो 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शरद, यानी कि अप्रैल से लेके और अक्टूबर के महीने तक हम गेहूं को खा सकते हैं। अब क्यों खा सकते हैं? क्योंकि गेहूं के बारे में जैसे कि ये शीतवीर्य है, पहला पॉइंट है कि ये ठंडी प्रकृति की है,
दूसरा पॉइंट है कि ये स्निग्ध है यानी चिकनी है। अब हम अपनी ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें, जेठ आषाढ़ के महीने की बात करें, तो उस समय प्रकृति में रुक्ष गुण अधिक बड़ा रहता है। सूर्य की गर्मी इतनी तेज होती है कि उस समय वो सृष्टि के पूरे स्नेहांश को सुखा देता है। जेठ आषाढ़ की गर्मी वो बड़े जोहड़ और तालाब को भी उस समय सुखा देती है। तो वहां पे खाने में हमें ऐसा आहार चाहिए जो शीतल हो, जो भारी हो, जो चिकना हो। और ये तीनों ही प्रॉपर्टी गेहूं के अंदर है। ये शीतल भी है, ये चिकनी भी है और ये पचने में भारी भी है। अगर हम वहां पे चिकनी, शीतल और भारी चीज नहीं खाएंगे तो हल्के और रुखे स्वभाव के वात का संचय होगा ग्रीष्म ऋतु में, और वर्षा ऋतु आते ही आप बीमार पड़ेंगे। तो हम ये चिकनी होने के कारण, ठंडी होने के कारण तथा पाचन में भारी होने के कारण इसको ग्रीष्म ऋतु में ले सकते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन हमारे पास वहां पे है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वातावरण में वात प्रकोप रहता है, तो वात प्रकोप से बचने के लिए वहां पे भी हमने स्निग्ध चीजों का सेवन करना है। तो गेहूं में स्निग्ध गुण होने के कारण, ओजवर्धकीय होने के कारण हम वर्षा ऋतु में भी इसका सेवन कर सकते हैं। वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु। सितंबर अक्टूबर का महीना जो आजकल का समय है, इस समय रुकी हुई गर्मी अब पड़ रही है, तो इसमें भी हमें जो भोजन लेना है वो शीतवीर्य यानी ठंडी प्रकृति का होना चाहिए, वो चिकना होना चाहिए और वो पचने में थोड़ा सा गुरु हो। तो इन 6 महीनों में और 3 ऋतुओं में हम सीधा सीधा गेहूं का सेवन कर सकते हैं। अब आती है हेमंत और शिशिर ऋतु यानी नवंबर से फरवरी का समय। इस समय खाने के लिए जो बेस्ट है वो है मक्का, बाजरा, और तीसरे ऑप्शन में हमारे पास आती है गेहूं। अब खाना कब नहीं है गेहूं को? आयुर्वेद के अनुसार केवल एक ही ऋतु में, जब शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष बिगड़ा हुआ है, वो है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में गेहूं को नहीं खाना है। वसंत ऋतु में हर कोई गेहूं को छोड़ सकता है क्योंकि उस समय कफ दोष बढ़ा है, और वसंत ऋतु में ये ठंडी है, ये चिकनी है और ये भारी होने के कारण नहीं खाई जाएगी। वसंत ऋतु में रुखी और हल्की चीज खाई जाती है ताकि बिगड़ा हुआ कफ ठीक हो। तो ये हमने जाना कि ऋतु के अनुसार हम गेहूं का कब किस तरह से सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति के अनुसार। वात प्रकृति और पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति में से वात और पित्त प्रकृति के लिए सीधा सीधा गेहूं अमृत का काम करती है, जो दुबले पतले हैं और मध्यम प्रकृति के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वात प्रकृति के लोगों को स्निग्ध चीज चाहिए, चिकनी चीज चाहिए पचने में, जो वात के रुक्ष खर गुण को ठीक करे, और ऐसी भी हो जो गुरु हो पचने में, तो वो वात के लघु गुण को ठीक कर सके। तो वात के 3 मुख्य गुण रुक्ष, खर और लघु को बैलेंस करने के लिए गेहूं चिकनी और पचने में भारी होने के कारण ये तीनों को बैलेंस करती है। तो वात प्रकृति के लिए गेहूं गर्मियों के समय में उत्तम है। अब बात आती है पित्त प्रकृति वालों के लिए। तो पित्त प्रकृति वाले जिनके शरीर में पहले ही गर्मी बढ़ी हो और जिनके शरीर में उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण बढ़े हो, तो उनको ऐसा टॉनिक चाहिए, ऐसा आहार चाहिए जो प्रकृति में शीतल हो, और शीतल होने के कारण गेहूं पित्त प्रकृति वाले गर्मियों के समय ले सकते हैं। अब बात आती है कफ प्रकृति वाले। अगर किसी का कफ बैलेंस में है तो वो भी गेहूं को ले सकते हैं, क्योंकि उस ऋतु के हिसाब से गेहूं लेना सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी का कफ अधिक बढ़ा है, उस समय ब्लॉकेज जैसी स्थिति है, अधिक अंदर आम है, तो वो इन ऋतुओं में जौ का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि जौ का आटा रुक्ष है और हल्का है पचने में। जौ का आटा रुक्ष होने के कारण कफ के आम का, क्लेद का पचन करेगा, इसलिए कफ वाले जिनका कफ अधिक बढ़ा है वो गर्मियों में जौ का आटा भी ले सकते हैं। लेकिन पित्त और वात वाले अगर गर्मियों में जौ का आटा लेंगे, उसमें शीतल गुण तो है लेकिन वो रुखा होने के कारण उनके शरीर में ड्राइनेस बढ़ा सकता है, जिससे कमजोरी आ सकती है। तो ये हुआ कि ऋतु और प्रकृति के अनुसार किसको किस समय में गेहूं की रोटी लेनी है कि नहीं लेनी है, गेहूं खाना है कि नहीं खाना है। आशा करते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं का ये शुद्ध ज्ञान आप सभी को पसंद आया होगा कि गेहूं के बारे में जो आजकल इतना दुष्प्रचार चल रहा है, तो उसका हम उससे कैसे बचें,
कैसे जाने कि गेहूं सही है या बुरी है। अब आप लोगों के सामने कई बार ऐसी स्थिति होती है, कोई बोलेगा कि गेहूं खानी है, कोई बोलेगा कि नहीं खानी है, कोई बोलेगा कि ये रिसर्च हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करें? सही जानकारी के लिए आप लोग क्या करें? आप लोग कैसे मानेंगे कि सही जानकारी कौन सी है? तो इसके लिए आप सभी आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं, अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, इनमें से जाके हमने जिस भी द्रव्य पर हमारा कंफ्यूजन है उसकी प्रकृति, गुण, कर्म, स्वभाव को हमने देखना है और उसके आधार पे, उसके गुणों के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको खाना है कि नहीं खाना है। तो अमेरिका में जो रिसर्च हुई, जो आजकल एक मैसेज फॉरवर्ड होता है, उसकी सच्चाई ये है कि वहां पे जो रिसर्च हुई वो वहां के हाइब्रिड बीजों पे हुई है, ना कि भारतीय देसी बीज जैसे कि C306 है या बंसी है। ये जो भारतीय देसी बीज है इनके ऊपर उनकी कोई रिसर्च नहीं है। तो आप भारतीय देसी बीज का जो गेहूं है उसको निश्चित रूप से गर्मियों के 6 महीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद की इस तरह की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।